पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंतियान ने जब डार्क रैम की उस मास्टर की जान ले ली थी तो डार्क रैम वाले लोग बहुत ज़्यादा भड़क चुके थे कि आखिर चैंतियान ऐसा कैसे कर सकता है। तो वो सीधा का सीधा जा चुके थे चैंतियान के ऊपर अटैक करने के लिए ताकि वो उसकी जान ले सके। तो जैसे वो लोग यहाँ पर आए थे, चैंतियान और उसके दोस्त मिलकर डार्क रैम वालों के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। डार्क रैम वाले कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लेते, वो यहाँ पर चैंतियान और उसके दोस्तों के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पा रहे थे। तब स्वॉर्ड एम्पायर चैंतियान को बताता है कि इन डार्क रैम वालों के पास ना एक डिमोनिक एनर्जी है, अगर तुम उसको हासिल कर लो तो ये तुम्हारी कल्टीवेशन बढ़ाने में काम आएगी और तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाएगी। तो ये सुनते साथ ही चैंतियान काफी ज्यादा खुश हो चुका था और डार्क रैम का जो लीडर होता है उसको बहुत मारता है। मार मार कर वो उसकी डिमोनिक एनर्जी को हासिल करने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चैंतियान जो था वो डिमोनिक एनर्जी हासिल करने के बाद उस लीडर से कहना शुरू कर देता है कि तुम्हारी ये जो डिमोनिक एनर्जी है ना, वो है तो बड़ी कमाल की, मानना पड़ेगा इसको। जब से मेरे अंदर ये गया है तब से मुझे एक अलग ही रिफ्रेशमेंट महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर किसी को भी जिंदा ना छोड़ूं और एक एक को चुन चुन कर मार डालो। तो शुरुआत तुम्हारे से ही करता हूँ। उस लीडर ने अपनी एक बहुत ही बड़ी जायंट स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए चैंतियान की जान लेने की कोशिश की थी, लेकिन चैंतियान तब भी अपनी उसी डिमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस स्वॉर्ड को बिल्कुल चकनाचूर कर देता। स्वॉर्ड बिल्कुल ही टूट चुकी थी। ये देखकर वो लीडर कहने लग जाता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई जो यहाँ पर तू मेरी ही एनर्जी चुरा कर मुझ पर अटैक कर रहा है। लेकिन तू इस बात से अनजान है कि हम डार्क रैम वाले ना एक फॉरबिडन टेक्निक को कल्टीवेट करते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करती है हमारी ही डिमोनिक एनर्जी से, क्योंकि डिमोनिक एनर्जी ये कोई मामूली चीज नहीं है। अगर कोई नॉर्मल बंदा इसको एब्सॉर्ब कर लेना तो वो बंदा पागल हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर फॉरबिडन प्रोटेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए खुद को बचाए रखते हैं। अब तूने डायरेक्ट यहाँ पर जो डिमोनिक एनर्जी एब्सॉर्ब की है ना, वो तेरी जान ले लेगी। तू यहाँ पर कुछ सेकंड भी नहीं टिक पाएगा। लेकिन चैंतियान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो यहाँ पर एक के बाद एक करते हुए अटैक देकर मारने लग गया था उसी लीडर के ऊपर। वो उससे कहने लग जाता है कि तुझे क्या लगता है कि मैं मर जाऊंगा? मर भी गया तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले तो तेरी जान लूंगा ना, तो तू मरने के लिए तैयार हो जा। वो मार मार कर लीडर का अंचर पंचर ढीला कर चुका था। लीडर यहाँ पर ढंग से खड़ा ही नहीं हो पाता और उसको मार कर वो सीधा जमीन के अंदर ही धसा देता है। लीडर कहना चाहता है कि तूने डिमोनिक एनर्जी यूज करके ना बहुत बड़ी गलती की है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। आज ही दिखाता हूँ कि असल में इस डिमोनिक एनर्जी का सही तरह से कौन इस्तेमाल कर सकता है। तो चैंतियन कहना चाहते हैं कि तुझे बहुत कॉन्फिडेंट है ना अपनी डिमोनिक एनर्जी पे, तो ठीक है, आज मैं यहाँ पर इसी डिमोनिक एनर्जी के वजह से तेरी जान लूंगा। तो अपनी ही पावर के हाथों मरने वाला है। तो यहाँ पर चैंतियन अपनी डिमोनिक एनर्जी को काफी ज्यादा तरीके से एक्टिवेट कर चुका था और उसने अपने पास उसी सोल टेक्निक जो थी, जो स्वॉर्ड एम्पायर ने उसको दिया था, उसको भी एक्टिवेट कर लेता है ताकि वो टेक्निक यहाँ पर डिमोनिक एनर्जी का जो कंट्रोल है वो चैंतियन के ऊपर हावी होने ना दे और चैंतियन खुद के होश में रहे, ना कि डिमोनिक एनर्जी के वश में चला जाए। तो स्वॉर्ड एम्पायर कहने लग जाता है कि चैंतियन देखो, मैंने जो तुम्हें टेक्निक दी थी ना, वो यहाँ पर तुम्हें कुछ टाइम तक के लिए तो प्रोटेक्ट करेगी, तुम्हारे शरीर को प्रोटेक्ट कर सकती है डिमोनिक एनर्जी से, लेकिन तुम्हारे माइंड को नहीं। तो तुम्हें सोच समझ कर इस डिमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए, वरना ये तुम्हारे माइंड पे कंट्रोल करके ना तुम्हें अपने वश में कर लेगी। लेकिन चैंतियन कहने लग जाता है कि स्वॉर्ड एम्पायर आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जो भी होगा मैं उसको हैंडल करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मैं यहाँ पर इस लीडर की जान लूंगा। तो लीडर भी ये देखकर समझ चुका था कि भागने का या बचने का कोई रास्ता नहीं है। वो यहाँ पर वापस से अपना अटैक रेडी करते हुए उसे चैंतियन के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चैंतियन उसके एक भी अटैक का असर खुद के ऊपर होने ही नहीं देता। वो मार मार कर उसकी हालत खराब कर चुका था। चैंतियन उसे कहने लग जाता है कि लगता है कि तेरी हवा निकल गई, अब तू यहाँ पर फाइट करने के लायक बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है, इतनी जल्दी हार जाएगा मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। तो यहाँ पर वो जो लीडर था वो कहने लग जाता है कि देखो चैंतियन, मुझसे गलती हो गई, जो मैंने तुमसे पंगा लिया, माफ कर देना मुझे। देखो डार्क रैम वाले आज के बाद कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, तुम बेफिक्र यहाँ पर सनसेट सिटी के अंदर रह सकते हो, बस मुझे जाने दो और मुझे माफ कर दो। लेकिन चैंतियन उसको जाने नहीं देने वाला था, लेकिन वो उसको क्या मार पाता कि इससे पहले ही वहाँ पर लीडर का छोटा भाई आकर पहुंच जाता है और वही अपने बड़े भाई की जान ले चुका था। वो ऐसा अटैक देकर मार देता अपने बड़े भाई को कि इसके बड़े भाई की हालत खराब, वो मरने वाला था। वो छोटा भाई कहने लग जाता है कि एक डार्क रैम के लीडर होने के बावजूद तुम यहाँ पर एक मामूली से लड़के से डर कर यहाँ पर उसके सामने भीख मांग रहे हो, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। डार्क रैम के अंदर तुम जैसे डरपोक, तुम जैसे घटिया इंसान की कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं छोटा भाई होने के नाते तुम्हारी लीडर की पोजीशन छीनते हुए तुम्हारी जान लेने वाला। उसने अपने बड़े भाई की यहाँ पर जान ले ली थी। चैंतियन कहने लग जाता है कि अरे यार लीडर, मैं तो तुझे आराम से और बेहतर मौत देने वाला था, लेकिन मुझे क्या पता कि तेरी किस्मत में तो इससे भी बुरी मौत मरना लिखा हुआ था, जो तू अपने ही भाई के हाथों यहाँ पर मर गया। वो लीडर के मरने के बाद वो जो छोटा भाई था वो चैंतियन के पास आकर कहने लग जाता है कि चैंतियन, मेरा नाम शाओयान है
है, मेरी तुम्हारे से कोई दुश्मनी नहीं है। तो मैं यहाँ पर तुमसे क्या कह रहा था कि अगर तुम हमारे साथ हो जाते हो ना तो हम दोनों मिलकर इस पूरी की पूरी सनसेट सिटी के ऊपर राज करेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी और तुम बिल्कुल एक राजा वाली जिंदगी गुजार पाओगे। तो क्यों ना तुम मेरे साथ आ जाओ, हम दोनों मिलकर यहाँ पर धूम मचाते हैं। तो चंदन उससे कहने लग जाएगी तेरा हो गया या फिर कुछ और भी भाषण करना तुझे अभी बाकी है, क्योंकि तेरा ऑफर ना मुझे पसंद आया ना कभी मैं इसके लिए तैयार होऊंगा। तो वो शाओयान कहने लग जाता है कि नहीं नहीं मेरे पास कुछ और भी प्लान है, मैं तुम्हें और भी अच्छे अच्छे ऑफर दे सकता हूँ मेरा साथ देने के लिए। तो चैंपियन कहता है कि एक इंसान जो अपने बड़े भाई को पीछे से हमला करते हुए उसकी जान ले सकता है तो आखिर वो मेरी जान कैसे नहीं लेगा, कैसे इस जैसे घटिया इंसान के ऊपर मैं भरोसा करूँ, मुझे तेरे ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो ये सुनकर शाओयान जो था वो काफी ज्यादा भड़क चुका था कि तुझे पता भी है मैं आज तक के ना कभी किसी को ऑफर नहीं दिया था, मेरा ऑफर किसी को मिलना उसके लिए एक ब्लेसिंग की बात है और तूने यहाँ पर मुझे ऑफर देते हुए मुझे ठुकराया नहीं बल्कि मेरी बेइज्जती की, जो करके तूने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, इसलिए अब मैं तुझे यहाँ पर छोड़ने नहीं वाला हूँ। वो तुरंत यहाँ पर अपने दो एल्डर को बुला लेता है जिन दोनों एल्डर के अंदर आइस और फायर के एलिमेंट की पावर थी और वो दोनों एक साथ यहाँ पर आते हुए चैंपियन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार थे। लेकिन चैंपियन ने एक ही अटैक हल्का सा क्या मारता है कि दोनों के दोनों एल्डर उड़कर दूर फेंका चुके थे, उनकी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। वो दोनों एल्डर चैंपियन को देखकर कहने लग जाते कि मानना पड़ेगा तेरे अंदर दम तो है और जिगरा भी बहुत है तेरे अंदर, लेकिन तू हम दोनों से जो पंगा ले रहा है ना ये पड़ेगा तुझ पर बहुत ज्यादा भारी। तू जानता नहीं कि हम लोग कौन है और हम कितने ज्यादा स्ट्रांग हैं। तो बाकी लोग भी कहने लग जाते हैं कि ये तो वही फेमस मॉन्स्टर है जिन्हें यहाँ के एम्पायर के लोग मॉन्स्टर कहा करते हैं, क्योंकि इन दोनों के अंदर आइस और फायर की पावर है और इसकी पावर की मदद से इन लोगों ने न जाने कितने ही लोगों की जान ली है इस सिटी के अंदर। तो ये दोनों शैतान यहाँ पर आ चुके हैं। शाओयान जो था वो यहाँ पर अपने दोनों एल्डर से कहने लग जाता है कि मेरे एल्डर जाओ और इन दोनों को जान से मार डालो, जो कि चैंपियन और उसके दोस्त वगैरह हैं। यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद है ना मैं इनमें से एक को भी जिंदा नहीं देखना चाहता। काम फिनिश हो जाए तो आ जाना महल के अंदर अपना इनाम लेने के लिए, तरह के मैं चलता हूँ। उम्मीद है कि तुम यहाँ पर सारे के सारे लोगों को जान से मार डालोगे। तो उन दोनों बुढ़ा हुआ एल्डर की नजर जब लाओजी और यिंगर के ऊपर जाती है तो वो उसको देखकर कहने जाते कि अरे वाह, लाओजी के अंदर तो आइस एलिमेंट की पावर है और यिंगर के अंदर फायर एलिमेंट की पावर है। अगर हम दोनों यहाँ पर उन दोनों को मार कर उनकी पावर निचोड़ ले देना तो हमारी पावर इंक्रीज हो जाएगी। ये दोनों हमारे लिए बिल्कुल एक फर्नेस की तरह काम करने वाले। तो ये तो बहुत अच्छा मौका हमारे हाथ लगा है, इस मौके को हम जाने नहीं देंगे। दोनों को पकड़कर निचोड़ जाते हैं। पहले इन दोनों लड़कियों को ही खत्म करते हैं, चैंपियन को तो आगे भी हम मार लेंगे क्योंकि वैसे भी वो नल्ला आदमी है। उन दोनों की नजर उस लाओजी और यिंगर के ऊपर जा चुकी थी, लेकिन ये देखकर यिंगर बहुत ज्यादा भड़क जाती है। वो उससे कहने लग जाती है कि अपनी जुबान संभाल के बात कर, तुझे क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पर लड़की है तो हम लोग इतनी आसानी से हार जाएंगे? जब फाइट करेगा ना तब तुझे पता चलेगा कि हम लोग कितनी खतरनाक चीज है। तो इतना कहते साथ ही वो दोनों उन दोनों एल्डर के साथ फाइट करना शुरू कर चुके थे। वो दोनों मार मार कर उनकी हालत खराब कर रहे होते, लेकिन एल्डर लोग जो थे वो यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे थे। दोनों एल्डर लाओजी और यिंगर के ऊपर मार मार कर उनके ऊपर एक से बढ़कर एक अटैक कर रहे होते हैं। जुआन जो था वो यहाँ पर ये चीज देखकर कहने लग जाता है कि बाप रे, यहाँ पर यिंगर और लाओजी को तो देखो कितने ज्यादा भड़के पे, इन दोनों को इससे ज्यादा गुस्से में मैंने कभी नहीं देखा था। लगता है आज ये दोनों यहाँ पर तहलका मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन वो दोनों एल्डर तो यहाँ पर कहने लग जाते कि एक दूसरे से कि देख भाई, लड़कियों को हर्ट मत कर, ये बिल्कुल जंगली बिल्ली की तरह है, जितना ये उछलती है ना उतना ही ज्यादा हमें किक मिलती है। हम तो इनको बड़े प्यार से इस्तेमाल करेंगे, तो इनको चोट मत पहुंचाना, इनके ऊपर कोई निशान नहीं आना चाहिए। ये दोनों तो यहाँ पर अपने अलग ही सपने देखने के लिए बैठे हुए थे, लेकिन इस बात से अनजान कि यहाँ पर लाओजी और यिंगर मिलकर इनके साथ क्या कर सकते हैं। वो दोनों यहाँ पर अपने आइस और फायर की पावर का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों के ऊपर अटैक कर रहे थे। तो ये देखकर उन दोनों एल्डर की भी हालत खराब होने लग जाती है, वो भड़क चुके थे। तो वो कहने लग जाते कि लगता है यहाँ पर ना इन लड़कियों के ऊपर दया दिखाकर कोई मतलब नहीं है, इनको खुद ही यहाँ पर मरना है, तो हम यहाँ पर इनके ऊपर दया नहीं दिखाने वाले, बस बहुत हो गया इनका। तो वो दोनों यहाँ पर अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर को आपस में मर्ज करते हैं और एक बहुत ही खतरनाक अटैक देकर मार देते हैं लाओजी और यिंगर के ऊपर, जिस वजह से वो दोनों के दोनों एक फॉर्मेशन के अंदर जाकर ट्रैप हो चुके थे, जो फॉर्मेशन बिल्कुल बर्फ से बना हुआ लग रहा था। और उसके अंदर जाकर वो दोनों वहां पर बिल्कुल ही ऐसा ट्रैप हुए थे कि उसके अंदर से हिल ही नहीं पा रहे होते हैं। एल्डर कहने लग जाता है कि देखो, तुमने यहाँ पर फाइट तो बहुत अच्छी की, तुम्हारे पास पावर और गुस्सा दोनों है, लेकिन बात असल में ये है कि तुम्हारी कल्टीवेशन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि तुम हम दोनों से यहाँ पर फाइट कर सको, इसलिए तुम्हारा तो खेल खत्म होने वाला है। अब बारी है चैंपियन की, उसको भी हम इसी तरह से मारने वाले हैं। लेकिन ये लोग यहाँ पर से जा क्या पाते कि इससे पहले ही यिंगर और
लाउजी दोनों अपनी पावर को वापस से एक्टिवेट करना शुरू कर चुके थे। और इस बार जब ये लोग अपनी पावर को एक्टिवेट करते हैं तो वो 1 सेकंड के अंदर ही उस फॉर्मेशन के अंदर से बाहर निकल कर आ चुके थे। वो दोनों इतने ज्यादा गुस्से में होते हैं कि मानो यहाँ पर पूरा तहलका मचाकर पूरी जगह बर्बाद करते। उनके गुस्से का ठिकाना बिल्कुल भी नहीं था कि आखिर ये दोनों एल्डर हमें क्या समझते हैं, हम लोग कमजोर हैं, इसको अभी दिखाना पड़ेगा कि हम लोग कमजोर नहीं बल्कि इनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो दोनों यहाँ पर तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लाउजी तो सीधा सीधा अपने फिनिक्स निर्वाणा को समन कर लेती है जो कि पूरी तरह से फायर से बना हुआ था। वो अपनी फायर एलिमेंट की पावर एक्टिवेट करते हुए तैयार थी। तो वहीं लाउजी जो होती है वो भी अपनी आइस की पावर एक्टिवेट करके पूरी तरह से तैयार थी। उसने भी अपना आइस फॉर्मेशन क्रिएट कर लिया था और ये दोनों मिलकर एक साथ अटैक देकर मार देते हैं उस एल्डर के ऊपर, जिस वजह से उन दोनों एल्डर की हालत खराब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि दोनों के दोनों एल्डर यहाँ जाकर मर चुके हैं। एल्डर का तो खेल खत्म हो गया। लाउजी और यिंगर ने कर दिखाया, उनने एल्डर की जान ले ली, जो देखकर सारे के सारे लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि देखो तो जरा आखिर जब लड़कियां गुस्सा होती हैं तो इसका अंजाम कितना ज्यादा बुरा हो सकता है कि सामने वाला कितना भी पावरफुल क्यों ना हो उसकी वाट लग जाती है। स्वॉर्ड एम्पायर भी चैंतियन से कहना चाहता है कि चैंतियन ये लाउजी जो है ना इसकी आइस एलिमेंट की पावर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, अगर वो और मेहनत करे ना तो वो बहुत कमाल की हो जाएगी। उसी के साथ साथ यिंगर के पास जो रिइंकार्नेशन बुक की पावर है ना वो भी बहुत कमाल की है, उसे बस थोड़ा और अच्छे से कंट्रोल करना है। उसके बाद तुम इन दोनों की पावर देखना, ये किसी पीक लेवल के कल्टीवेटर से कम नहीं लगेंगी, बस थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है। जुआन भी यहाँ पर सोचने लग गया था कि भाई साहब बात तो सही है, लड़कियों को परेशान करना मतलब कि अपनी मौत को दावत देना। मुझे भी यहाँ पर खुद को और ज्यादा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा क्योंकि मैं हूँ तो अभी ठीक ठाक ही, लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं कि किसी पावरफुल एल्डर के साथ फाइट कर सकूं। तो मुझे भी यहाँ पर इतना स्ट्रांग बनना है कि कोई भी मेरे सामने टिक ना सके। इस चीज को देखकर वो जो शाओयान था उसकी हालत खराब हो चुकी थी। वो बिल्कुल पागल हो जाता है कि नहीं ये नहीं हो सकता। यहाँ पर ये लोगों ने मेरे दोनों के दोनों एल्डर को जान से मार डाला। वो वहां से तुरंत भागने की कोशिश करता है लेकिन वो भाग ही नहीं पाता। वो लड़की यहाँ पर उसको ट्रैप कर लेती है अपने वॉइड के अंदर, जिस वजह से वो वहीं पर फंस चुका था। चैंतियन को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये तो पहले से ही डर के मारे यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। तो चैंतियन यहाँ पर उसकी जान लेने उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है। वो शाओयान कहने लग जाता है कि देखो तुम्हें पता चाहिए ना कि आखिर हमारे पास डिमोनिक एनर्जी कहाँ से आई। मैं सारी चीजें तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ तुम्हें बता दूंगा कि हमें डिमोनिक एनर्जी कहाँ से मिलती है, किस तरह से हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तुम जितनी चाहे उतनी डिमोनिक एनर्जी लेना, बस मेरी जान बख्श दो। तो चैंतियन उसे कहता है कि बता आखिर मुझे ये डिमोनिक एनर्जी कहाँ मिलने वाली है। तो वो शाओयान कहने लग जाते हैं कि सारी की सारी डिमोनिक एनर्जी आती है माउंट जियो से, वहां पर से ही हमें सारी की सारी डिमोनिक एनर्जी मिलती है। वहां पर बहुत पुराने किसी डीमन एम्परर की इनहेरिटेंस रखी हुई थी, उसी के अंदर से डिमोनिक एनर्जी बहुत ज्यादा बाहर निकलती है और हम यहाँ कर उसका इस्तेमाल करते हैं। देखो इससे ज्यादा कोई बड़ा सीक्रेट नहीं है, मैंने इससे ज्यादा तुमसे कोई बात नहीं छुपाई, तो अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ ना, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा और सारा का सारा मैटर भूल जाऊंगा, बस तुम मुझे माफ कर दो। लेकिन चैंतियन कहना चाहते कि नहीं नहीं इतनी जल्दी कैसे माफ कर दो, अभी मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है, वो सुनने के बाद तू जा सकता है। इसके बाद चैंतियन पूरे गुस्से के सबके सामने आता है और यहाँ पर एक जोरदार आवाज लगाते हुए कहता है कि जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है पूरे के पूरे सनसेट सिटी के अंदर ये खबर फैला दो कि आज से सनसेट सिटी का जो लीडर है ना वो मैं हूँ। सनसेट सिटी का लीडर चैंतियन होगा और किसी ने भी मेरे खिलाफ बोलने की, किसी ने भी मेरे खिलाफ आंख उठाने की भी कोशिश की ना तो उसका अंजाम मैं ऐसा करूंगा कि वो सपने में भी नहीं सोच सकता। वो ये बात कहते कहते सीधा का सीधा उस शाओयान का सर धड़ से अलग कर देता है, उसकी वो जान ले चुका था। वो कहता है कि जो भी मेरे खिलाफ जाएगा उसका हाल इस शाओयान से भी बुरा होगा। जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं एक एक डार्क रैम के जितने भी बंदे ना उनको खदेड़ कर भगाओ यहाँ से। मैं नहीं चाहता कि डार्क रैम का कोई भी बंदा आइंदा मेरी इस नजरों के सामने आए। जितने भी डिसाइपल वगैरह थे जो डार्क रैम से आए हुए थे उनकी हालत खराब हो जाती है। वो तुरंत दुम दम अगर वहां से भागने लग जाते कि ये चैंतियन पागल हो गया, ये हमें जान से मार डालेगा। जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी वो यहाँ पर जगह खाली करके भाग चुके थे, पर तभी चैंतियन की हालत खराब होने लग जाती क्योंकि डिमोनिक एनर्जी उसके ऊपर असर कर रही थी। सारे इसके दोस्त लोग कहने लग जाते कि चैंतियन तुम ठीक हो ना। तो चैंतियन कहता है कि फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर अभी इतना स्ट्रांग हूँ कि इन मामूली सी डिमोनिक एनर्जी को हैंडल कर सकता हूँ, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो तुम मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत करो। स्वॉर्ड एम्पायर चैंतियन से कहने लग गया था कि चैंतियन क्या प्लान बना कर रखे हो, मुझे तुम्हारा प्लान कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो चैंतियन भी कहने लग जाता है कि मैंने कुछ और खास प्लान बना के रखा है, जब प्लान एग्जीक्यूट होगा ना तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन चैंतियन आखिर करना क्या चाहता था वो अभी हमें नहीं बताया जाता। जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।